तो दोस्तों नए महीने की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने ये जोश बरकरार रहना चाहिए। देखिए जिस तरीके से हर एक पहली तारीख जो साल की होती है, हर एक मंडे जो कि एक नए वीक की स्टार्ट करता है, और हर एक फर्स्ट जो डेट होती है किसी पर्टिकुलर मंथ की, वो आप लोगों के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग अपनी चीजों को फिर से एनालाइज कीजिए कि कहां कहां पर क्या कमियां रह गई है, क्या खामियां रह गई हैं, और उनको इंप्रूव कर कर आप लोग आगे बढ़िए। नॉर्मली आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, पर लेकिन ये गलतियां जो है वो काफी हद तक कम की जा सकती हैं अगर आप लोग डेली अपने आप पर ध्यान रखो, अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करो और चीजों को लिखते चलो। देखिए लिखना बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। अगर आप लोग वो चीज यूज करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ कहां कहां पर आप लोगों ने गलती की, उसको लिख लीजिए। आज मुझे अपनी इस गलती से आज से मुझे अपनी इस गलती पर काम करना स्टार्ट करना है, तो देखते ही देखते आप लोग अपने आप को एक ऐसी जगह पाएंगे कि जहां पर आप लोग के अंदर बहुत कम गलती आप लोगों को नजर आएगी और आप लोग हर एक काम को परफेक्ट तरीके से करते हुए नजर आएंगे। तो ये कैसे होता है? कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। हर एक इंसान ने अपने आप को परफेक्ट बनाया है। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मार्क जुकरबर्ग, अगर किसी पर्सनैलिटी को आप लोग अपने फील्ड में क्या क्या वो काम कर रहे हैं, वो इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय दिया है, अपने आप को तराशा है, अपनी गलतियों को दूर किया है। ये चीज आप लोग भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे छोटे छोटे अपनी लाइफ में। छोटी छोटी ही चीजें अपने आप को चेंज करते करते एक बड़ा चेंज एक दिन आप लोगों को दिखाई देगा। और बाकी रही पढ़ने की बात, तो बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है। बोला गया कि जिस तरीके से कहावत आप लोगों ने सुनी है कि हर एक दिन को ऐसे जियो जैसे कि आप लोगों का ये आखिरी दिन हो, तो तब आप लोगों का जो जिंदगी को जीने का नजरिया होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा एक नॉर्मल तरीके से जो एक इंसान जिंदगी जी रहा है। यही बात यहां पर पढ़ाई में बोली गई है। अगर आप लोग कुछ भी आज पढ़ रहे हैं तो ये सोचकर पढ़िए कि कल ये एग्जाम में आने वाला है। अगर इस तरीके से आप लोग उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम के टाइम पर की गई पढ़ाई जो है वो आप लोग काफी लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। और आप लोग चीजों को उन्हें कहते हैं कि यार उस टाइम पर ये चीजें पढ़ी थी, एग्जाम में तुरंत रिकॉल भी कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर चीजों को पढ़ने की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। आप लोग बिल्कुल फोकस्ड होकर उस टाइम पर पढ़ाई कर पाते हो, क्योंकि पता है कि सर जो एग्जाम जो है वो सर पर नाच रहे हैं। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि कल एग्जाम है और मुझे ये इस तरीके से पढ़ना है कि ताकि कल जाकर इसको मैं एग्जाम में लिख सकूं। तो इस तरीके से अगर आप लोग सोचकर बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का पढ़ने का जो एनर्जी का लेवल होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं है कि हाँ एग्जाम आएगा 4 महीने बाद, पढ़ लेंगे यार अगले महीने, अभी क्या पढ़ना जरूरी है, अभी से क्या रिवीजन करके चलें, अरे आंसर राइटिंग तो यार 2 महीने पहले कर लेते हैं। ये सारी चीजें इंसान को ना रिलेक्टेंट बनाती है। ये सारी चीजें इंसान को ना एक जो प्रोग्रेसिव वे में जो काम करना चाहिए वो नहीं करने देती है। तो अगर आप लोग इन चीजों को बदलना स्टार्ट कर देंगे आज से ही, तो आप लोग अपने अंदर एक बेहतरीन और बड़ा ही प्यारा सा शानदार तरीके का चेंज आप लोगों को नजर आएगा, जो कि आप लोगों को एक प्रोडक्टिव लाइफ भी प्रदान करेगा। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आज आप लोगों को क्या चेंज करना है, और अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि ये चेंज हम लोग करने जा रहे हैं। और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों को रिव्यू भी देना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इस वीडियो को देंगे वो जरूर बताइए, क्योंकि एक फीडबैक का काम वो करेगा। पर लेकिन वो तभी आप लोग काम कर पाएंगे जब ये वीडियो आप लोग शानदार तरीके से देखेंगे, तभी आप लोग ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बोला गया नीति आयोग, तीसरा बोला गया वर्ल्ड बैंक, और चौथा बोला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, इसका आंसर दीजिए। वीडियो के एंड में फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और आप लोगों को इसका सही आंसर मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से चीजों को जान पाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों से पूछना स्टार्ट किया है, रेगुलर नहीं पर हाँ जब भी मन करेगा इसको जरूर आप लोगों से डिस्कस किया करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर कि पर्टिकुलर पर्सन की एक पिक्चर दिखाया करूंगा, आप लोगों को बताना है ये पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका नाम और वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये आप लोग कई बार जो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आती है, जो आप लोगों के नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम होते हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और कई बार तो स्टेट पीसीएस के अंदर भी कई सारे पर्सन के नाम दे देते हैं और उनसे रिलेटेड फील्ड के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा इसके बारे में कि ये महान पर्सनैलिटी कौन है, वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो इनके बारे में आप लोग बताइए। आइए जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं आज के न्यूज़पेपर का। इसके बाद में एडिटोरियल होंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी होगा, तो काफी कुछ मजेदार ये लेक्चर रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया कि वो -7.3% यहां पर देखने को मिल रही है Q4 के अंदर में। Q4 जब यहां पर बोला जा रहा है तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी जो लास्ट ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलती है 2020-21 के क्वार्टर की बात यहां पर की जा रही है, जो कि आप लोगों को जनवरी फरवरी और मार्च में आप लोगों को देखने को मिला।
तो ये जो क्वार्टर है यहाँ पर, इसमें हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो -7.3 अभी यहाँ पर एस्टिमेट की गई है, जो कि एक आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 के चलते सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी अगर बात करें, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव रहती है, तो इसको टेक्निकल रिसेशन भी बोल देते हैं, याद रखना, टेक्निकल रिसेशन। यानी कि 2 क्वार्टर तक अगर लगातार, 2 क्वार्टर का मतलब हो गया 6 महीने तक, अगर क्वार्टर आप लोगों से पूछे कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है, तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो हमारी कंट्री गवर्नमेंट जो एक साल अपना काउंट करती है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करती है। तो अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के क्वार्टर जो है वो चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो लास्ट एस्टिमेशन आया यहाँ पर 2020-21 के क्वार्टर का, तो ये आया यहाँ पर, लास्ट वाला कब होगा, ये होगा आप लोगों के सामने जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका एस्टिमेशन जब लगाया गया तो बोला गया कि -7.3% हमारी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि नेगेटिव में हमारी ग्रोथ पहुंच गई है लॉकडाउन के चलते। तो काफी सारा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर एक एस्टिमेशन आप लोग लगाएंगे नॉर्मल तरीके से, अगर आप लोग देखेंगे 2014 से लेकर, क्योंकि अभी हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका भी एक एनालिसिस अभी आप लोगों को आने वाले टाइम में कई सारे हो सकता है आप लोगों को आर्टिकल उसके बारे में भी देखने को मिले। तो बोला यह गया कि जब 2014 में हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट आई थी, हालांकि 2013 में ही बोल सकते हैं, ये ग्रोथ जो था वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया था, और फिर यहां पर 8.3 पर पहुंचा। अब हम लोग कहां पर आ गए, ये 7.3 पर आ गए, वो भी नेगेटिव में। तो ये एक पूरा ग्राफ है हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो पिछले 7 साल रहे उसमें हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी रही। तो इसके ऊपर बाकी आगे आर्टिकल आएंगे तो उनको हम लोग अच्छे से कवर भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारे ऐसे मिसमैच हैं जो यहाँ पर अभी एक एनालिसिस में, अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कई सारे ऐसे मिसमैच देखने को बात की गई कि पिछले टाइम से लेकर अब तक का, जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया, वहां से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काले बादल मंडराने स्टार्ट हो गए। फिर आगे जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन है वो ढंग से नहीं हुआ, आगे चलकर और भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिली कि यहां तक आते आते हम लोग जिस कंडीशन में पहुंच गए कि नेगेटिव में हमारी कंट्री की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आगे कैसे इसको लेकर चलना है, तो उसके बारे में भी कई सारी बातें अभी आप लोगों को, जैसे आगे आगे आर्टिकल आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रेगुलर वीडियो सुनने का यही फायदा रहता है, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो रेगुलर नए नए जो भी आते रहते हैं वो आप लोग कनेक्ट होते रहते हैं, और आप लोग एक जगह बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर आसानी से आप लोग, अगर कोई प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, मेंस आंसर राइटिंग में करना है, या फिर आप लोगों का एसए का पेपर, या फिर इंटरव्यू में भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने वो पैटर्न समझा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया फिर भूल गए, आप लोग डेली सुन रहे हैं तो रिवीजन भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर चल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग बताइए, टेक्निकल रिसेशन जो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो किसके द्वारा हमारी कंट्री में टेक्निकल बताया जाता है कि अब हमारी कंट्री टेक्निकल रिसेशन में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है ये रुक जाना चाहिए फिलहाल के टाइम पर, टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। पर लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा इस पे रोक लगाने से मना कर दी गई है और बोला गया है कि ये एक पब्लिक इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा। पब्लिक इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट आखिर इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2026 में हमारी कंट्री में फिर से हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके बेस पर एक और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो बढ़े हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रेजेंट जो पार्लियामेंट है उसमें बैठने की जगह उतनी नहीं है, ताकि इनको यहां पर वो व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा सके। पर लेकिन कई सारे लोग यहां पर ये बोल रहे थे कि आज की डेट में जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो कुछ टाइम के लिए 6-7 महीने या फिर साल भर के लिए क्या इसको प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको पोस्टपोन करने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है। फिलहाल तो अभी यही न्यूज है इससे रिलेटेड, बाकी जो भी अपडेट होगी आगे, अगर कुछ भी यहां पर इसमें कोई नया चेंज आएगा तो फिर मैं आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर सामने निकल कर आ रही है, जैसे हमारी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, बोला गया 1 कंट्री 1 टैक्स। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, 1 कंट्री 1 ग्रिड सिस्टम, 1 कंट्री, इस तरीके कई सारे सिस्टम हमारी कंट्री में, 1 कंट्री 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। तो इसी पैटर्न पर हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि पूरी कंट्री में कम से कम जो प्राइस है वैक्सीन का वो भी एक ही होना चाहिए। अभी ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आज के दिन बात करें कि 50% जो टोटल दवाइयां हैं वो उनकी वो सेंटर के पास जा रही हैं, इसी के साथ में स्टेट को जो है वो एक तो महंगे प्राइस पर दवाई मिल रही है, और इसी के साथ में उसको बोल दिया गया कि 18 से लेके जो 40-44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको सबको दवाई तुमको प्रोवाइड करानी है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, अलग अलग प्राइस है अलग अलग दवाई का, ये भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो क्यों ना सारी दवाई जो भी यहां पर देश के अंदर है एक ही बीमारी के लिए, उनका प्राइस एक कर दिया, खासकर महामारी के लिए तो कम से कम ऐसा कर ही सकते हैं
सेंटर को जो दवाई 150 रुपए में मिल रही है वही दवाई आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट को बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज समझनी पड़ेगी, और प्राइवेट को और भी ज्यादा महंगी मिल रही है। तो स्टेट के साथ में आपस में कंपटीशन हो गया, प्राइवेट पार्टी के साथ में स्टेट का कंपटीशन हो गया, तो कैसे चीजें आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। इसके चलते बहुत सारे स्टेट ने तो वैसे हाथ उठा लिया कि हमारे बस की ये बात नहीं है, हमसे ना हो पाएगा। तो अब कंडीशन कैसे आगे लेकर चलनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कम से कम प्राइस एक रखो दवाई का, और कोशिश करो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग संविधान के अंदर जाते हैं 7वें शेड्यूल के अंदर, वहां पर जो हेल्थ है उसको रखा गया है स्टेट लिस्ट के अंदर में। पर लेकिन अगर बीमारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसमिट हो रही है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो सेंटर और स्टेट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके ऊपर काम करें, तो इसलिए यहां पर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी जरूरी भी है, अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसी के चलते जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा और 11 चीफ मिनिस्टर को इकट्ठा करने की बात की गई है, और बोला गया है कि सेंटर को फोर्स किया जाएगा कि जो दवाइयां हैं वो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि जब से देखिए जीएसटी आया, जो राज्य हैं वो कई सारे रो रहे थे कि हमारे पास में टैक्स लगाने की पावर नहीं बची है, तो मैक्सिमम जो पावर यहां पर पहुंच गई है वो जीएसटी काउंसिल के अंदर पहुंच गई है। तो वो पावर जो जीएसटी काउंसिल के अंदर अभी यहां पर देखने को मिल रही है, तो राज्य ये बोल रहे हैं जब हमारे पास में टैक्स लगाने की पावर नहीं है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, तो कम से कम अब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत पड़ती है तो वो हेल्प करें यहां पर आकर, और कोई भी यहां पर एक तरीके से बोले कि यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये सारी बातें अभी यहां पर जब जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई, याद रखिएगा उसमें 43rd जो मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें अभी यहां पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया जिसमें यहां पर बोला गया कि 8 जो जून को वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उससे पता चलेगा कि दवाइयों को कैसे आगे लेकर चलना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन करके 279A ये आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल किसके द्वारा चेयर की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी। फिर नंबर बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो चेयर की जाती है, और इसी के साथ में ये एक अच्छा खासा उदाहरण माना जाता है जीएसटी काउंसिल को फेडरल सिस्टम यानी कि संघवाद का ढांचा। क्यों, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं और स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। पर दिक्कत क्या रहती है, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है मैक्सिमम राज्यों में भी उसी की गवर्नमेंट रहती है, तो इसलिए कहने के लिए स्टेट का आधे पावर है, वैसे सेंटर की ही चल जाती है मैक्सिमम टाइम, आप लोग देख सकते हैं। पर फिर भी एक अच्छी बात है कि मिलकर कम से कम स्टेट को भी साथ में लेकर चला जा रहा है, ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो उसी के चलते जो कई सारे राज्य हैं वो यहां पर इसके ऊपर गुहार लगा रहे हैं कि इसको कैसे लेकर चल रहे हैं और दवाइयों को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। क्या सेंटर को स्टेट के साथ में मिलकर काम करना चाहिए, दवाई का प्राइस एक होना चाहिए, या फिर आप लोगों से बोला जाए कि हाँ पर जैसे कि कौन कैंड लिस्ट के अंदर अगर बीमारी को आप लोग देखकर चलें तो दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप लोगों से आर्टिकल के बारे में आप लोगों को क्यों पूछता हूं कि आप लोगों की क्या राय है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों से अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग अपना माइंड बनाकर रखें, उस चीज के बारे में सोचें। जब तक आप लोग चीजों के बारे में सोचना नहीं स्टार्ट करेंगे ना, बस ऐसे ही चलते रहेंगे, तब तक आप लोग एक अच्छा ना तो आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे और ना ही आप लोग इंटरव्यू में अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और अगर कोई पूछ भी ले एग्जाम और इंटरव्यू को तो छोड़िए यार, कोई जनरल लाइफ में भी आप लोगों से कोई बच्चा भी आकर अगर पूछ ले कि भैया आप लोग तो सुना है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, तो क्या आंसर आप लोग दोगे। तो इस तरीके से जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर इस तरीके से रहे। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ो ताकि किसी को पढ़ा सको, ठीक है। ये तरीका अगर आप लोगों ने अपना लिया तो कभी भी लाइफ में आप लोग मार नहीं खाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर ये देखने को मिल रहा है। यहां पर अभी एक आईपीएस एक पर्टिकुलर आईआरएस ऑफिसर है, वो फिलहाल एक तरीके से वो बनना तो चाहते थे आईपीएस, पर लेकिन उनकी हाइट जो है वो थोड़ी कम रह गई, हाइट जो है उनकी 2.5 सेंटीमीटर कम रह गई, तो इसके चलते उनको आईआरएस मिल गया। पर लेकिन क्वालिफाइड थे वो आईपीएस के लिए और वो आईपीएस ही बनना चाहते थे। तो इसी के चलते अभी यहां पर ये बात है, देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो यहां पर यह माना जाता है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। आईएएस एक ऐसी पोस्ट है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग ध्यान से देखेगा उसमें कोई भी पर्सन आप लोग जा सकता है। जैसे कि ईरा सिंघल जी को ले लीजिए आप लोग, उनकी बॉडी में कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है, पर लेकिन फिर भी वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई। तो आईएएस ऑफिसर यहां पर ये सारी चीजें नहीं देखता है, वो उससे ऊपर उठकर चलते हैं। तो इसलिए एक सबसे बेस्ट जो पोस्ट मानी जाती है जिसके आगे कोई बार नहीं है वो आईएएस की मानी जाती है। पर लेकिन आईपीएस जो है देखिए एक पुलिस की जॉब है, तो वहां पर फिजिकली कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके चलते हाइट की रिक्वायरमेंट वहां पर रहती है।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर नॉर्मल तरीके से जो फ्लैट फुट होता है ना जिस इंसान का, उसको भी वहां पर अलाउ नहीं करते हैं। जब आप लोग पैरों को एक जगह मिलाते हैं तो घुटनों के बीच में थोड़ी जगह रहनी चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो उसको भी अलाउ नहीं करते हैं। रीजन क्या है, ये भागदौड़ वाली चीजें कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइट भी थोड़ी होनी चाहिए कि हाँ कल को कम से कम अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिसर हो खड़ा रहे तो लोगों को पता रहे कि हाँ ऑफिसर है। पता चला बहुत ही कम हाइट की होगी तो इसके चलते ये रहता है कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा सिचुएशन को, तो कई सारी ऐसी कंडीशन रहती है। पर लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अभी यहां पर सेंटर को लिखा गया कि इस पर्टिकुलर रूल के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर वगैरह ग्राउंड पर तो यार ज्यादा जाते नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाला। तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस चीज के लिए क्वालिफाइड कर रहा है और वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है तो ये गलत तरीका है। और खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करिएगा आप लोग, वहां पर जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी हाइट थोड़ी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके चलते भी यहां पर ये बात की जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहाँ पर हाइट जो है उसको थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर यही एक आर्टिकल है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक बड़ा चेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी होगा आगे बातें कर लेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर केरला जो है वो चाहता है लक्षद्वीप के बारे में यहाँ पर उसको डिस्कस किया जाए, देखा जाए। तो केरला असेंबली के द्वारा यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें रिकॉल करने की बात की गई लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। तो ये एक तरीके से पीके पटेल भी बोला जा रहा है इनको। और पहली बार हमारी कंट्री में ऐसा हुआ है किसी पॉलिटिशियन को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, वरना कोई भी ब्यूरोक्रेट नॉर्मली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। और अभी यहाँ पर जो चीजें चेंज की जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जनता को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने वाली चीजें हैं और गवर्नमेंट जो क्या कर रही है वो यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चीजों को चल रही है। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर लक्षद्वीप के अंदर प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो एक आइडिया आप लोग रखिएगा, अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए। और रेगुलर अगर लेक्चर सुने तो आप लोगों को पता है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को डिटेल में। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को जो नजारा देखने को मिल रहा है ये है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? यह है आसाम के अंदर में, ठीक है। तो एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा ये देखिए ये एक छोटा सा प्यारा सा जो बेसिकली न्यूबॉर्न राइनो आप लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए क्यूट लगते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्यूट लगते हैं, छोटा सा ये बच्चा क्यूट लग रहा है यहाँ पर। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, ए न्यूबॉर्न राइनो, ठीक है, विद इट्स मदर। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये फोटो है। देखिए फोटोग्राफी भी मन को शांति देती है। अगर आप लोग एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो अच्छे फोटोग्राफर से मतलब नहीं है, हालांकि अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में तो इसको भी आप लोग लेकर चल सकते हैं एज ए साइड में अपनी हॉबी के तौर पर, ठीक है। और इनको भी आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अपनी हॉबी ना आप लोग अभी से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर आप लोग एकदम अपनी हॉबी बनाते हो फिर लिखते हो तो उसके अंदर एक अच्छा सा नेचुरलिटी नहीं आ पाती है। ऐसा लगता है हाँ बस आके बात कर दी, बस बोल दी यहाँ पर आके, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हॉबी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आप लोग वहां पर बोलो तो लगे सामने वालों को कि ये हॉबी बोल नहीं रहा है, ये इस हॉबी को जी भी रहा है, इसके अंदर ये खूबियां हैं। तो वो तभी होगी जब आप लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे। और हॉबी आदत यार ऐसी चीजें होती है 21 दिन में आप लोग बना सकते हैं। तो क्यों ना आप लोग अभी से उसको कंटिन्यू कर दीजिए ताकि आगे चलकर वो आप लोगों की आदत बनी रहे अच्छी खासी। तो कोशिश कीजिए, चेंज कीजिए, चेंज ही प्रकृति का नियम है और आप लोगों को आगे फायदा जरूर देखने को मिलेगा। देखिए जिंदगी में ना आप लोगों को अपना टारगेट रखना चाहिए कि अच्छा मुझे ना अपनी हाइट बोल रहा हूं, मुझे ना अपना वेट जो है वो इतना कम करना है, ठीक है। मुझे ना अपनी एक्सरसाइज इतनी बढ़ानी है, मुझे ना डेली पानी जो है इतना पीना स्टार्ट करना है। तो अपने टारगेट रखिए और इनको अचीव करते चलिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, वाह क्या काम किया आज। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है यार, जब आप लोग चीजों को करना स्टार्ट करते हैं ना तो आप लोग के अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। और जिस दिन वो वाली साइकिल आप लोगों ने पकड़ ली तो कोई आप लोगों को हिला भी नहीं पाएगा, ये यकीन मानिए आप लोग। आगे बात करते हैं बंगाल के बारे में बात की जा रही है। बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेप्स डाउन कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अभी यहां पर इनका रिटायरमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहा है। रीजन क्या था, यहां पर इनको बेसिकली डेपुटेशन के लिए बुलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके चलते यहां पर इनको अच्छा लगा कि इससे अच्छा तो यही स्टेप लिया जाए, क्योंकि यहां पर अभी वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रस्साकसी चल रही है कई सारे मुद्दों को लेकर, उनमें से एक मुद्दा था यहाँ पर रियास साइक्लोन को लेकर। यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मीटिंग बुलाई गई और ममता बनर्जी जी ने जाने से मना कर दिया। तो उसके चलते यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे, यहाँ पर जो इनके साथ में थे, मैक्सिमम ये होता है कि जो हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन है उनको सजा जो दी जाती है वो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा दी जाती है, जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। तो इसके चलते ये सोचा गया कि क्यों ना हम लोग इसको इस तरीके से लेकर चलें ताकि जो यहाँ पर एक तरीके से सेक्रेटरी को ही वहां से खींच ले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कोशिश की गई थी, पर लेकिन अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। हो सकता है इसके बारे में भी आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिले, अगर आर्टिकल मिले तो अच्छी बात है। अगर आर्टिकल नहीं भी मिले फिर भी मैं आप लोग कहीं ना कहीं मौका देकर इसका संडे या फिर जब भी मौका मिलेगा आर्टिकल आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है।
आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट ऑफ, जो हमारी कंट्री में देशद्रोह का चार्ज लगाया जाए ना, ठीक है, तो सेडिक्शन का जो चार्ज लगाया जाता है उसको डिफाइन करने की बात है। हमारी कंट्री में अगर देशद्रोह का चार्ज लगाया जा रहा है तो सेक्शन 124 एक तो ये है, और सेक्शन 123A ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 55 जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड का जो 1860 है, ये यहां पर क्या करता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों को अगर जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम कर देते हैं तो उनके ऊपर देशद्रोह के चार्ज लगा दिए जाते हैं। किसी ने कुछ बोला मीडिया के खिलाफ, खासकर अभी यहां पर, तो इसी तरीके से यहां पर अभी 2 चैनल थे जिसके ऊपर यहां पर इसी तरीके का चार्ज लगाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ दे दिया गया दोनों के दोनों चैनल को कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, फिर भी चीजें ये है कि बार बार ये चीजें न्यूज में आती हैं, तो इसके चलते इसको एनालाइज करने की बात की जाती है, क्या देशद्रोह का चार्ज अपने ही देश के लोगों के ऊपर, क्योंकि डेट देखिए 1860 में, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये मटेरियल है। आज के दिन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं अपनी कंट्री में, जबकि हम लोग देश आजाद हो चुका है, तो आज के दिन भी वो पैटर्न यूज किया जा रहा है। तो किस तरीके से हम लोग को इसको लेकर चलना चाहिए, तो बार बार इसके ऊपर एक एनालिसिस किया जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कैसे इसको लेकर चलें। चलिए देखते हैं कब तक ये चीजें सुधरेंगी, जब तक सुधरेंगी तब तक देखते हैं आगे। यहां पर अभी गंगा के अंदर जो बेसिकली डेड बॉडी पाई जा रही है उसका सिलसिला अभी रुका नहीं है, फिर से यहां पर अभी 6 मोर बॉडीज अभी देखने को मिली गंगा के अंदर। तो ये अभी बोला गया था कि इसको सुधारा जाएगा, पर लेकिन कहां तक, देखिए इतनी बड़ी रिवर है, कहां तक आखिर आप लोग यहां पर पुलिस बैठा लोगे, कहां तक क्या कर लोगे। आप लोगों को थोड़ा सा ये, आप लोगों को तहसील होता है, ठीक है, उसी के लेवल पर, गांव के लेवल पर काम करना पड़ेगा, तभी चीजें थोड़ी सुधर सकती हैं यहाँ पर। बाकी कंस्ट्रक्शन के काम जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए दिल्ली में। आप लोग देखते हैं मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हो गया काफी अच्छे तरीके से। सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है मेट्रो की, ये हमेशा अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट कर ही छोड़ते हैं और टाइम से पहले कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग इससे ये मेट्रो से सीख सकते हैं। दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लगती है मुझे कंट्री के अंदर, एक तो हो गई मेट्रो और दूसरी हो गई इसरो। ये दोनों अपने जो अपना काम है उसको शानदार अंजाम देते हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा नॉर्मली सारे प्रोजेक्ट जो रहते हैं काफी डेडिकेटेड तरीके से इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर बात की जा रही है। ये बेसिकली बात की जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड एक मरीज जो कि सुधर कर आए, आईटी प्रोफेशनल थे, अब इनके द्वारा इमरजेंसी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करानी लोगों को स्टार्ट कर दी। यानी कि एक इंसान जैसे आप लोग देखते हैं, जब यहाँ पर नाम युवराज, उनको कैंसर हुआ तो उन्होंने कैंसर को रोकने के लिए एक पर्टिकुलर पूरा एक एनजीओ ही चला दी कि यहाँ पर इसको कंट्रोल करना है। तो जो इंसान उस प्रॉब्लम से जूझता है तो उसको लगता है यार दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग एथिक्स के पेपर में आप लोग ऐसे ऐसे उदाहरण आप लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक लाइव तरीके के उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। पर लेकिन दूसरी साइड में यहाँ पर ये रिकवर होकर आए, इन्होंने लोगों की हेल्प करी। एक वुमेन जो है वो कोविड-19 से रिकवर होकर आई, तो यहाँ पर वो बेसिकली उसके पास में कोई साधन नहीं था अपने घर जाने का, तो अपनी बेटी के साथ में चली वो, तो रास्ते में ही उसका रेप हो गया। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि उसने बोला था कि वो यहीं पर रुक जाती है, पर लेकिन वहां पर उसको हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया गया, तो कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था और इस तरीके की दुर्घटना देखने को मिली। तो यार ये भी ऐसी ऐसी गंदी जो सिचुएशन है ये भी देखने को मिलती है। तो इनको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में हम लोगों को, महिलाओं को किस लेवल पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि एक तरीके से कंडीशन जो बन जाती है, एक तरीके से जो गलत टाइम होते ही जरा सा फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को इसका कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। जैसे कि लाइटिंग फैसिलिटी आप लोग बोल सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई सिस्टम जो खासकर जो ऐसा सुनसान वाला रास्ता है वहां पर कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट जरूर होनी चाहिए ताकि जो वुमेन है वो भी अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर सके। पर लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, तो ये काफी एक बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो एक एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है ताकि रिसर्च पर फोकस दिया जा सके। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे वहां पर क्या करते हैं, वहां पर काफी अच्छा फंड इकट्ठा किया जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कोई पास होकर जाता है तो फिर वो वहां पर आकर डोनेट करता है, ठीक है। तो एक तरीके से एल्यूमिनी जो फंड होता है वो इतना ज्यादा होता है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो उसको काफी अच्छे से वो यूज कर पाते हैं। पर हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली बात की गई थी इसी तरीके का फंड इकट्ठा करने की यूनिवर्सिटीज के द्वारा, पर लेकिन ढंग से हमारी कंट्री में इतना ज्यादा चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कराती हुई देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक तरीके से नॉर्मली देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई कहीं से पढ़कर जा रहा है, ठीक है, और बाद में चलकर अगर उस इंस्टीट्यूट को हम लोग सपोर्ट करें कि हाँ यार हम लोग यहाँ से पढ़कर आए हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट और अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए एल्यूमिनी फंड रखा जाता है। पर लेकिन वो फंड जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहां पर फंड प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और इसीलिए हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी नहीं करती हैं, क्योंकि फंड की कई बार कमी देखने को मिलती है। और मैक्सिमम यूएस से जाओगे, यूके जाओगे, वो कंट्री है जहां पर फंड जो है काफी अच्छे से यूटिलाइज किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। आधे से ज्यादा दवाइयां जो है, आधे से ज्यादा
अगर कोई इनोवेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है यूएसए की या फिर यूरोप के अंदर में वो स्टडी और रिसर्च करती हुई नजर आती है। तो ये हमारी कंट्री में भी ऐसा माहौल बनना चाहिए। आप लोग ये क्या रहे हैं इसके बारे में। बिहार में जो लॉकडाउन है नेक्स्ट न्यूज के अंदर यहाँ पर 8 जून तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो कई सारे राज्य में अभी लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी सिचुएशन कंट्रोल नहीं की गई है। नेक्स्ट बात करें, ट्विटर के द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि वो आईटी रूल को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करने वाला है। यहां पर गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था कि 26 मई से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्विटर ने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में ह्यूज एक तरीके से बेस है ट्विटर का, तो कोई नहीं चाहेगा अपनी ऐसी मार्केट को छोड़ना। तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल एथिक कोड है, इसके ऊपर 2 आर्टिकल है, कंबाइन कर डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन भी आप लोग का देखने को मिलेगा, तो उसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। हमारी कंट्री में ये जो पोस्ट है दिसंबर से यहां पर खाली पड़ी हुई है और मई में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जून में आ गए हैं, तो यानी कि 5 महीने से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो अभी इस पर अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है और अरुण कुमार मिश्रा को बोला जा रहा है कि जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो यहां पर जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं वो यहां पर इस पोस्ट पर आने वाले हैं। तो यहां पर बेसिकली किसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी है, उसका नाम याद रखिएगा कौन कौन उसके पैनल के अंदर मेंबर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, इसी के साथ में जो यहां पर होम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में लोकसभा स्पीकर देखने को मिलेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सिलेक्शन पैनल है जिसके अंदर आप लोगों को ये लोग देखने को मिले। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो ह्यूमन के राइट के बारे में बात करता है, अगर कंट्री में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे सुधारा जाए, तो उसके ऊपर यहां पर बेसिकली काम किया जाता है। और ये सुमोटो एक्शन भी ले लेते हैं। सुमोटो एक्शन क्या होता है? अपने आप एक्शन ले लेना। उनको लगा कि मार्केट में कोई न्यूज आ रही है जो कि न्यूज़पेपर में छपी है, कहीं गलत हो रहा है, तो ये अपने आप भी एक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर चाइना की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई बूढ़ी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए चाइना की पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उससे हटाकर इनके द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी गई है। यानी कि 3 बच्चे आप लोग पैदा कर सकते हैं अगर चाइना के अंदर रहते हैं। तो यहां पर उसके चलते यहां पर इनके द्वारा चेंज किया गया, वरना कई सारे ऐसे स्टेप उठाए जा रहे थे। ये लग रहा था कि आने वाले टाइम में चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है और नई यंग जनरेशन अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो उसी को देखते हुए चाइना ने अभी यहां पर कोशिश की जा रही है कि फिर से चाइना अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए। और वैसे भी चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है और ये बोला जा रहा है कि इंडिया आने वाले टाइम में चाइना को रिप्लेस करने वाला है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है, जो भी है वो अच्छी होनी चाहिए आगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। रोहिंग्या कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनको म्यांमार से मारकर भगाया गया और वो कम्युनिटी अभी काफी लार्ज स्केल पर, कोई 9 लाख बताता है तो कोई 11 लाख बताता है, वो आज के डेट में बांग्लादेश में है काफी लार्ज स्केल पर। तो बांग्लादेश भी देखिए सबके लिए रहने खाने की जगह तो बांग्लादेश अकेला कर नहीं सकता, तो बांग्लादेश ने एक जुगाड़ भेजा यहाँ पर भाषण 4 आइलैंड का। बांग्लादेश के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को भाषण 4 आइलैंड देखने को मिलेगा। इस आइलैंड पर काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो पॉपुलेशन है जो रोहिंग्या कम्युनिटी की उनको यहाँ पर पहुंचा दिया। तो ये देखने को मिल रहा है कि जब जब मानसून आता है, साइक्लोन आता है, तो इनको काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ जाती है। तो इसके चलते जैसे अभी आप लोगों को यास साइक्लोन देखने को मिला बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो इस प्रॉब्लम ये काफी बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी के चलते थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्या कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि रहने लायक कंडीशन है ही नहीं है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। हमारी कंट्री में भी लगभग ये माना जाता है कि 4000 के करीब रोहिंग्या कम्युनिटी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 24/7 ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 1075, ठीक है। तो ये कोविड-19 से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये हेल्पलाइन है जिसमें 01123978046 भी आप लोग बोल सकते हैं और 01075, ठीक है। तो ये कोविड-19 की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है यहाँ पर, तो आप लोग इसको यहाँ पर डायल कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो। आइए अब एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। और हाँ, आप लोगों का जो मई का नैनो मैगजीन वाला भी जो पीडीएफ है और द हिंदू वाला पीडीएफ है वो मर्ज कर कंबाइन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा मिल जाएगा वो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जाकर सारी पुरानी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो इनके बारे में अभी समझेंगे हम लोग। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है पहला व्हाट्सएप के बारे में बात करें जो अभी गाइडलाइन देखने को मिल रही है, और ये आर्टिकल भी इसके साथ में ही है यहाँ पर जो प्राइवेसी के बारे में बात करें, जो भी रूल्स अभी आए हैं गवर्नमेंट के और 26 मई से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किए गए, तो उनको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंबाइन कर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, तो इसके बारे में समझेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पेंडेमिक को टैकल कर पाए। तो उसके बारे में है एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा कि क्या पेंडेमिक को हम लोग टैकल कर पाए, तो समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे।
क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नीचे वाला साइड में ये आर्टिकल है यहाँ पर, ये ठीक है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ग्रैंड स्लैम के बारे में बात की जा रही है, और इस पर्टिकुलर गेम में जिस प्लेयर के बारे में बात की जा रही है उनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो यहाँ पर एक जापान की प्लेयर है जो काफी इंपोर्टेंट है, और इनको अभी लोरेस अवार्ड भी दिया गया है स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उन्हीं के गेम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। उनको यहाँ पर एक तरीके से वुमेन की कैटेगरी में, ये रैंक नंबर 1 प्लेयर की कैटेगरी में आप लोग इनको बोल सकते हैं आज के टाइम पर। तो इसी के चलते यहाँ पर इनके बारे में एक एनालिसिस यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लेयर का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, आप लोगों से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली अगर आर्टिकल 15 आप लोगों ने मूवी देखी आयुष्मान खुराना की, उसके साथ में भी आप लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे, तो समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक एनालिसिस है काफी अच्छा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन आए तो उनको कैसे लेकर चला जा रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें हैं। बाकी जो साइड में आर्टिकल है यहाँ पर, ये साइड में आर्टिकल अभी पैलेस्तीन के अंदर जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा एक काफी इंटरेस्टिंग बात की जा रही है, मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूं। अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो ये है अपनी कंट्री, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पैलेस्तीन, और यहाँ पर इजराइल है। क्या बेसिकली जिस तरीके से हमारी कंट्री जब आजाद हुई तो एक साइड में बन गया पाकिस्तान और एक साइड में बन गया इंडिया, तो हम लोग एक तरीके से 2 नेशन थ्योरी लेकर चल रहे हैं, यानी कि 2 नेशन बन गए यहाँ पर, एक पाकिस्तान बन गया एक इंडिया, तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान है और इंडिया जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए, पर हमारी कंट्री में हमारी जो मुस्लिम भाई बहन है वो भी काफी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई ऐसी जरूरत पड़ी नहीं कि हम लोग को अलग अलग से ऐसे 2 स्टेट बनानी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि कंट्री अलग हो गई, वो एक अलग बात है। अभी यहां पर अगर बात करें 2 नेशन की थ्योरी, यहां पर इजराइल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, काफी लंबे समय से रस्साकसी देखने को मिल रही है, और पूरा जो मुद्दा है यहां पर अभी वो एक तरीके से काफी बड़ा तूल भी पकड़ चुका है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया का पैटर्न फॉलो कर यहां पर ये चल सकते हैं। हमारी कंट्री में क्या है, आज की डेट में सारे रिलीजन है, लगभग सारी कास्ट के लोग रहते हैं, तो इसमें क्या है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है। एक ऐसा सेक्युलरिज्म का सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जो कि एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का सिस्टम माना जाता है, यानी कि हर एक पर्सन जो है जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है वो उसका खुद का रिलीजन है, वो अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकता है, उसमें जो स्टेट है इनके जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। पर लेकिन अगर बात करिए आप लोग जैसे कि वेस्टर्न कंट्री होगी, वहां पर एक बिल्कुल सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग साइड में है और जो रिलीजन है वो बिल्कुल अलग साइड में है। वहां पर पहले क्या होकर था, चर्च जो थी वो कंट्रोल करके रखती थी एडमिनिस्ट्रेशन को, और काफी ज्यादा अत्याचार भी देखने को मिलते थे। जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के जो लोग थे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, वो लाइफ को एंजॉय करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर वे में सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो वहां पर फंड आया कि धर्म को एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लीटली अलग कर दो, तो वहां पर उसको अलग कर दिया गया, जिसमें बिल्कुल सेपरेशन हो गया, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हज के लिए लोग जा रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं, या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। और गांधी जी के द्वारा भी ये बातें बोली गई थी कि एक पॉजिटिव सपोर्ट आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि अगर अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे का, तो क्यों ना इंडिया का एक जो सॉल्यूशन है वो उनको प्रोवाइड करा जाए। जिस तरीके से इंडिया पैटर्न फॉलो करके चल रहा है, इतने सारे रिलीजन कास्ट होने के बाद भी हमारी कंट्री में सब सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर रह रहे हैं, तो क्यों ना इजराइल और पैलेस्टीन भी कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो करके चले। तो ये सजेशन यहां पर देने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे हैं, क्या ये सजेशन इनके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं? तो यहां पर राइटर जो है वो इसी सजेशन को देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कार्टून जो है यहां पर ये बात करें, अभी रिसेंटली पीएम केयर फंड में से बोला गया कि जो बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं उनकी हेल्प की जाएगी। तो 10 लाख रुपए का फंड यहां पर इकट्ठा करने की बात की जा रही है, उनको फिर प्रोवाइड कराया जाएगा वो 18 साल का होने के बाद में। तो इसलिए दिखाया जा रहा है कि यहां पर ताली जो है वो काफी ऊपर लटकी हुई है, यानी कि बच्चे को नहीं पहुंच पा रहा है पैसे तक का, और यहां पर सेफ के अंदर पैसा रखा हुआ है। तो जो फंड है वो बिल्कुल ऐसा ही है, जो ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों के लिए जो फंड लाया गया है वो बिल्कुल ऐसा ही तरीका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कार्टून के बारे में 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस पिक्चर को देखकर। और देखिए आप लोगों से ना ये ऐसे क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोगों ने देने स्टार्ट कर दिए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे एसएसबी वगैरह में जाते हैं ना, एनडीए सीडीएस की अगर तैयारी आप लोग करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। एक और छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है जो कोविन ऐप है, अगर उस पर जाकर आप लोग रजिस्टर करेंगे तो उसको यहाँ पर कैसीनो के साथ में कंपेयर कर रहा है।
वो नहीं था कि आप लोग यहाँ पर नंबर चूज करते हैं कि इस नंबर पर मैंने इतना पैसा लगा दिया, तो एक तरीका सट्टा होता है यहाँ पर ये। तो उसी तरीके से कंपेयर किया जा रहा है कोविन ऐप को। कोविन ऐप को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे वहां पर तब तक चीजें रहेंगी जब तक आप लोग समझ रहे हैं हाँ कोविन ऐप सही है, जाकर बुकिंग कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, अब तक तब तक माइंड सही है। पर लेकिन जैसे आप लोग रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई किया जाएगा, वो सारी चीजें भी हो जाएंगी आराम आराम से, अच्छा आप लोग ये पर्सन है ठीक है। पर लेकिन जैसे ही आप लोग दवाई के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां से फिर स्टार्ट होगा ये कैसीनो वाला खेल। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो भी यहां पर दवाई आएंगी आप लोगों के लिए बोला जाता है कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत वहां पर कोई ना कोई इसको रजिस्टर करके ले जाएगा। यानी कि आप लोग बोलेंगे कि हाथ तो लगा पर मुंह ना आया, कुछ ऐसे ही है ना, वो मुंह तो लगा हाथ ना आया, कुछ ऐसा डायलॉग है। तो वही बातें यहां पर की जा रही है। फिलहाल के टाइम पर ये बिल्कुल कैसीनो वाला गेम हो गया है। वहां पर जो पावर होती है वो जो कैसीनो चलाने वाले हैं उनके हाथ में होती है। वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से कभी भी सामने वाले को सारा पैसा नहीं जीतने जाते, थोड़ा थोड़ा पैसा जीतता रहता है इंसान और वो क्या करता है उसको एंजॉय करता रहता है। पर लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर एक तरीके से पैसा जो होता है उसके हाथ में रहता है। पर लेकिन यहां पर उल्टा है, अगर लोगों को दवाई नहीं मिलेगी तो जो इनके हाथ में पावर है, इनके जो गवर्नमेंट है, सेंटर चाहे स्टेट बात करें, वो इस गेम को और ज्यादा लूज करते हुए नजर आएंगे अगर वो ढंग से लोगों को दवाई प्रोवाइड कराते हुए नहीं नजर आएंगे। तो कैसीनो का गेम यहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए भी खेलते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक बार जीत गए, थोड़ा सा जीत गए और आगे जीत सकते हैं, तो उनको एक लत लग जाती है। और फिर वही बात की लत ये गलत लग गई तो फिर वो कंडीशन ये बन जाती है कि वो इंसान जो है उस गेम में घुस जाता है। यही चीजें आप लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों की देखने को मिलेगी। जो भी कोई गलत लत लग गई वो इंसान उसका शिकार बन जाता है। और यही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई गेम अगर आप लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लूडो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी लत लग जाती है लोगों को कि वो यहां पर एक तरीके से किसी भी टाइम कहीं भी बैठे हो, क्यों ना हो, अकेले हो तो खेल रहे हैं, दो हो तो खेल रहे हैं, ऑनलाइन तो खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें लत की बात होती है और लत किसी भी चीज की गलत होती है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर आज की डेट में कोविन ऐप के बारे में, तो उसमें सीधा सीधा ये बताया गया कि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होना, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया गया। अब यहां पर ये कि जितनी दवाई आई तुरंत वहां पर नोटिफिकेशन आया, कोई और उसको लेकर चला गया, आप लोग फिर ऐसे ही देखते रह गए, ठीक है। तो वो सही तरीका यहां पर नहीं था। देखिए मेरे हिसाब से अगर जो मुझे पर्सनली जो तरीका होना चाहिए था, जो फॉलो किया जाए, तो वो था कि आप लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दवाइयां सेंड करनी स्टार्ट करते। लोकल जैसे गांव में प्रधान होगी, इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के अंदर, तो वहां पर उनके पास में पूरा ब्यूरो रहता है, पूरा डेटा रहता है और उसके हिसाब से फिर परिवार के बेस पर आप लोग उस दवाइयों को प्रोवाइड करा सकते थे। पर लेकिन अभी यहां पर जो कोविन ऐप चल रहा है उसमें एक तरीके से लाख लोग अपना रहे हैं अपना, प्रॉपर उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, राय क्या पूछो, आप लोगों का एक्सपीरियंस बताइए ना कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर यहां पर कर सकते हैं। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, बाकी जो भी है वो समझेंगे। आइए पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं। जो ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है यहां पर ये बात करें कि जो कास्ट बेस जो वायलेंस देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर, और इसी के ऊपर एक पूरी मूवी बनाई गई आर्टिकल 15, अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो। ये जो आर्टिकल 15 मूवी बनाई गई है इसमें बेसिकली यही दिखाने की कोशिश की गई है कि 2 लड़कियों को मार दिया गया यहां पर, बेसिकली उनका रेप भी देखने को मिला यहां पर। किसके लिए? ओनली उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, कुछ थोड़ा सा 2 या 3 रुपए बढ़ाने की बात की गई थी, उसके चलते एक कंडीशन देखने को मिली। बेसिकली इस मूवी का नाम इसलिए बताया ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ में कोरिलेट कर सकें, उसी से रिलेटेड कुछ कुछ आप लोग यहां पर इस आर्टिकल की भी थीम देखने को मिलेगी। आखिर यहां पर ये आर्टिकल उठाया कहां से गया है? बेसिकली बोला गया कि 2020 में हमारी कंट्री में एक काफी दिल दहला देने वाला केस देखने को मिला, जो हाथरस का केस था। हाथरस के केस में यहां पर 19 ईयर ओल्ड यहां पर एक दलित वुमेन, ये जो वर्ड यूज किया गया ना दलित वुमेन, इसी के ऊपर यहां पर ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है। बोला जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर वुमेन का रेप होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की वुमेन का रेप होता है, तो यहां पर कोर्ट क्या करता है, नॉर्मली जो रेप होता है रेप वाले सेक्शन तो लगाता है, अगर डेथ हो गई तो डेथ वाले सेक्शन लगाएगा। वो सारी चीजें तो यहां पर फॉलो करके चीज जाती है और जो भी मुजरिम होता है उसको बेसिकली सजा दी जाती है। पर लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो जो किस कम्युनिटी की वो वुमेन है, जिसके चलते यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट है 1989, ये वाला एक्ट नहीं यहां पर लगाया जाता है, इसको बेसिकली छोड़ देते हैं। बस ये वाला एक्ट लगाया जाता है कि यहां पर हाँ उसके साथ में ये गलत हुआ है। तो इसको लेकर जो राइटर है यहां पर वो थोड़ा सा चिंतित है। वो क्यों है इसके लेकर चिंतित? क्योंकि जब डेटा को आप लोग उठाकर देखोगे, अगर नंबर ऑफ रेप के बारे में आप लोग बात करोगे, तो हमारी सोसाइटी में जो नॉर्मली अगर आप लोग देखिए, जिनको नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, सोसाइटी में पहले से ही जो कम्युनिटी अत्याचार झेलती हुई आई है, जिसके चलते बोला गया कि रिजर्वेशन हम लोग को पर्टिकुलर कम्युनिटी को देना चाहिए, तो नॉर्मली मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो हमारी सोसाइटी के भाई बहन है, उनको ये दिक्कत आप लोगों को वो ये दिक्कत झेलते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम जो रेप के केसेस होते हैं वो भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहां पर इनके अगर केसेस रेप के निकल कर आ रहे हैं, तो फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी
बनती है कि इनसे रिलेटेड जो एक्ट भी यहां पर बना रखा है वो आप लोगों को इंप्लीमेंट यहां पर करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इस कम्युनिटी का है, तो उस कम्युनिटी के पर्सन के साथ में अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है तो उससे रिलेटेड जो एक्ट है उसको भी आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि सजा जो है उसका लेवल जो है और थोड़ा सा हाई यहां पर देखने को मिले। नॉर्मली क्या किया जा रहा है वो हम लोग समझते हैं और किस बेस पर यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बोला यह जा रहा है कि हाथरस का जो केस है अभी भी सुनकर रोंगटे जो है वो एक तरीके से खड़े हो जाते हैं इंसान के कि हाँ क्या कंडीशन देखने को मिली। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो यहां पर इंटरसेक्शनलिटी के बारे में बात करता है। मतलब क्या, कास्ट जो होता है, जेंडर जो होता है, या फिर यहां पर डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो इन सबको अगर एड्रेस करने की बात है यहां पर, तो वो यहां पर जेंडर वाले मुद्दे को देखकर ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू यहां पर अगर बात करें दूसरा जो ये वाला जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाला मुद्दा होता है उसको साइड में रखता है। रेप का जो सेक्शन है यहां पर 376 इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, तो उसके जो सेक्शन है यहां पर ये ठीक है जो कि बेसिकली लाइफ इंप्रिजनमेंट देने की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन यहां पर होती है तो उसको इन्वोक करने की कोशिश यहां पर की जाती है। आप लोग यहां पर देखिए यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है यहां पर ये ठीक है, तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट देने की बात करें अगर यहां पर तो पर लेकिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर लिया जा सकता है अगर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। दोनों चीजों को अगर यहां पर देखा जाए तो समझिए पहले आप लोग आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो डिलीवर किया गया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा और जस्टिस एमआर शाह के द्वारा, तो उनके द्वारा यहां पर पनिशमेंट की बात की गई रेप के लिए। तो यहां पर उसके अंदर जब रेप के लिए पनिशमेंट की बात करते हैं तो वो तो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए गए, पर लेकिन यहां पर जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसको साइड में रख दिया गया। और ऐसे ऐसे राइटर के द्वारा दर्जनों उदाहरण दिए गए इस आर्टिकल में कि वो वाला केस हुआ उसमें भी इसको साइड में रख दिया गया, वो वाला केस हुआ, तो बहुत सारे उदाहरण इनके द्वारा यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर जो फॉलो किया जा रहा है वो इंटरसेक्शनल अप्रोच यहां पर फॉलो की जा रही है जो कि यूएसए के अंदर भी देखने को मिलती है। यूएसए के अंदर यहां पर इसको यूज किया गया कोर्ट के द्वारा जो वुमेन की जो आइडेंटिटी है इंटरसेक्ट एक तरीके से अगर बात की जाए कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, रिलीजन को लेकर या फिर डिसेबिलिटी को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पर्टिकुलर अगर कम्युनिटी पर्टिकुलर अगर ये पर्टिकुलर जेंडर के लोग उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार होते हुए नजर आते हैं तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच को पकड़कर चलते हैं, अच्छा ये वुमेन है इसके साथ में ये रेप हुआ तो वो वाला इंप्लीमेंट कर देते हैं, पर लेकिन वो पर्टिकुलर दलित वुमेन है वो वाला इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये अप्रोच यूएसए के अंदर फॉलो की जा रही है चीजों को ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए। पर लेकिन यहां पर यह बोला जाता है कि कई बार यहां पर ये इस तरीके से दो ग्राउंड पर अगर बोला जाए कि हाँ वो पर्टिकुलर कास्ट का भी है और पर्टिकुलर वुमेन भी है, तो दो ग्राउंड को अगर लेकर चला जाए जो कि यहां पर नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है, तो वायलेंस जो है डिस्क्रिमिनेशन यहां पर मोर और टू ग्राउंड पर देख सकते हैं, तो उसको आप लोगों को इंक्लूड करना चाहिए कि एट्रोसिटी जो है यहां पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में उसको आप लोग जो दलित कम्युनिटी की अगर महिला है, आदिवासी कम्युनिटी की अगर महिला है तो उसके साथ में अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस है तो उससे रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन है उनको भी आप लोग को इंप्लीमेंट करना है, जिनको आप लोग साइड में रख देते हैं जब भी यहां पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की बात आती है। 2006 में यहां पर रामदास एंड अदर वर्सेस जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है उसमें भी कुछ ऐसी बातें यहां पर देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दलित माइनर गर्ल जिसका रेप हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को साइड में कर दिया गया, ठीक है। वहां पर जो विक्टिम है उसका रेप हुआ, एक वुमेन थी, वो सारी चीजें तो वो तो आप लोगों को देखने को मिली, पर शेड्यूल कम्युनिटी की यहां पर देखने को मिली तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। तो बहुत सारे ऐसे यहां पर केसेस जिनके द्वारा बताए गए जिसमें यहां पर ये चीजें देखने को मिली और बोला कि ये अनरियलिस्टिक बर्डन है, अगर देखा जाए इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इस पर्टिकुलर लॉ को, जो कि डिफरेंट व्यू यहां पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर आप लोगों ने एक्ट कोई बना दिया है तो ट्रूथलेस हो गया, फिर उसको कोई मतलब नहीं हो गया, आप लोगों ने बनाया तो है। और जब आप लोग उठाकर देखेंगे यहां पर अगर नंबर ऑफ केसेस जो निकल कर आ रहे हैं तो मैक्सिमम इन्हीं महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, तो आप लोग किस तरीके से इसमें बैलेंस बनाकर चलिएगा। आप लोग इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी जो है वो आप लोग यहां पर बात करें, थ्योरी मैटर इन दिस केस, तो वो मैटर करती है, पर लेकिन आप लोग यहां पर ये वाला एक्ट भी यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ बातें बताने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर कोई एक्ट बनाया गया है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए तो उसको इंप्लीमेंट करो, उसको फॉलो करो, इस तरीके से हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। यहां पर बोला गया था क्वेश्चन ऑफ, देखिए सबसे बड़ी बात जो है अभी फिलहाल किसके लिए, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो अभी आईटी से रिलेटेड रूल लाए गए हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यहां पर देखने को मिल रही है डिजिटल मीडिया की, तो उसी के बारे में यहां पर कि स्ट्रिक्ट एक्सेशन की बात की जा रही है, तो ये फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो जो अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एनालाइज करना है यहां पर ये बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को देना है, एनालाइज करना है यहां पर जो भी आईटी रूल अभी देखने को मिले, और वो कौन से आईटी रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी कंट्री में अभी जो आईटी रूल लाए गए हैं, एक सेकेंड, आईटी रूल ये है यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021, तो ये यहां पर अभी लाए गए हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है पहले समझ लेते हैं।
पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं। हमारी कंट्री में जो न्यूज़पेपर है उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है 1978 का, उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। टीवी जो चैनल है यहाँ पर वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का उसके हिसाब से काम करता है। इन सब चीजों को अगर आप लोग ध्यान में रखिए तो ऑनलाइन न्यूज चैनल जैसे कि अपना एसएलवी जो आर्मी वाला चैनल हो गया, इसी के साथ में जो दूसरे चैनल तो करंट अफेयर के जो भी पोर्टल हैं उनको यहाँ पर बेसिकली इस कोड के अंदर लाने की बात की जा रही है, उनको अब तक कवर नहीं किया गया था। तो इसके चलते एक 3 टायर सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। 3 टायर सिस्टम, पहले तो आप सुधर जाइए, यानी कि अपना आप खुद से सुधर जाइए, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है रेगुलेट किया जाएगा, यहाँ पर फॉर्मर जज या फिर हाई कोर्ट के जज जो रहेंगे, एडिशनल मेंबर आईबी मिनिस्ट्री के, ये यहाँ पर देखेंगे। या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट की मैकेनिज्म रहेगी जो कि इंटरमीडिएटरी कमेटी बनाई जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी इसको टैकल करने के लिए। यानी कि या तो आप सुधर जाइए या फिर हम सुधार देंगे, ऐसा यहाँ पर आप लोगों को प्रोविजन देखने को मिलेगा। तो ये जो रूल लाए गए हैं, ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि यहां पर गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, सेक्सुअलिटी उसके अंदर कोई देखने को मिल रही है, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअलिटी, ये सब चीजें आप लोगों को उसको हटाना पड़ेगा विद इन 24 आवर, जैसे उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो नए जो रूल है यहाँ पर, ये बिग सोशल मीडिया हाउसेस के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंपनी को यहाँ पर इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ पर टाइम फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर आता है, कोई नोटिस आता है गवर्नमेंट एजेंसी का, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर तुरंत काम कीजिए, कोई भी ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो। इसके चलते यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत हरकत की तो वो इंफॉर्मेशन आ गई पब्लिक में, उसकी वजह से हल्ला हो गया, तो यहां पर उसको कैसे रोका जाए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कुछ और रूल आप लोग देख लीजिए। आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ओरिजिनेटर। फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की गई, जिसकी वजह से सब जगह फैल गई, तो उसको आप लोगों को देखना है। अपॉइंट करना है ग्रीवेंस ऑफिसर, रिजोल्व करने के लिए जो भी कंप्लेंट्स होगी यहाँ पर विद इन 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को वो मैटर रिजोल्व करना पड़ेगा। और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट भी आप लोगों को फाइल करनी पड़ेगी, जो एक्शन आप लोगों ने लिए हैं, इस चीज को कैसे आप लोगों ने कंट्रोल किया है। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया या नेटफ्लिक्स वाली जो सीरीज आप लोग देखते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। सेल्फ क्लासिफिकेशन होना चाहिए कंटेंट का कि वो यहाँ पर एडल्ट का है या यूनिवर्सल टाइप में कोई कंटेंट है, तो यहाँ पर आप लोगों को बात की जा रही है, यहाँ पर ये कैटेगरी डिवाइड करनी पड़ेगी हर एक के लिए। तो अगर U/A है यहाँ पर, यानी कि यूनिवर्सल है सबके लिए, या फिर ये एडल्ट है 7+ ईयर के लिए, ये UA+13 के लिए, UA+16 के लिए, तो इस तरीके से कैटेगरी आप लोगों को डिवाइड करनी पड़ेगी कि ये कंटेंट बच्चों के लिए या नवयुवक के लिए है या फिर किसके लिए है, ताकि उसको उसी तरीके से डिसाइड किया जा सके। डिजिटल जो न्यूज चैनल है जिनके बारे में मैंने बात की, यहां पर बोला गया फॉलो जिस तरीके से डिजिटल न्यूज है, तो यहां पर अगर बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क जो है रेगुलेशन एक्ट नॉर्म फॉलो करने की बात की जा रही है। सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज की बात की जा रही है ताकि जो कोड है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो पैनल फॉर्म करेगी चीजों को एनालाइज करने के लिए। इसी के साथ में पेरेंट्स को भी बोला गया यहां पर एक तरीके से जो कंटेंट क्लासिफाइड किया जाता है यहाँ पर बेसिकली बच्चों के लिए, उनको ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ में एज वेरिफिकेशन की भी बात की जाती है। देखिए बेसिकली बोला गया कि ये जो रूल रेगुलेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज चल रही है वो है जिसके चलते व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया, उसमें था कि फर्स्ट ओरिजिनेटर का कॉन्सेप्ट, यानी कि किसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है आप लोग को देखने को मिलेगा इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन। इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है, अगर आप लोग YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं तो मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, बीच में काम कहां कर रहे हैं हम लोग, ये सारा आप लोग कहां पर आते हैं, YouTube पर आते हैं, मैं भी YouTube पर आता हूं, तो यहां पर काम चलता है। तो YouTube इंटरमीडिएटरी, हम मेरे और आपके बीच में एक कनेक्शन है वो है YouTube, ठीक है। अगर Facebook पर आप लोग कनेक्ट है तो Facebook कनेक्शन हो गया, Instagram पर कनेक्ट है तो Instagram कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अगर टेलीग्राम पर कनेक्ट है तो टेलीग्राम इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म हो गया। तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग अकाउंट बनाते हैं, किसी के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो वो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म होता है, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, हम लोग वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो ये रूल और रेगुलेशन इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म को ही बोला गया फॉलो करने के लिए मेनली, तो ठीक है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, किसके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की गई। 50 लाख के करीब रजिस्टर आप लोगों को यहाँ पर इंटरमीडिएटरी देखने को मिलेंगे आज की डेट में सोशल मीडिया पे, जो कि व्हाट्सएप है। तो इसके चलते यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेंजर जो है वो बोल रहा है कि अगर हम लोग कुछ चेंज लेकर आते हैं अपनी सर्विस के अंदर, काफी सारे लोगों को वो इंपैक्ट डाल सकता है। पर लेकिन अगर गलत कुछ चीजें शेयर हो रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वही पता होना चाहिए ना, पता चला कुछ गलत चल रहा है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ये बोला है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यानी कि अगर कोई पर्सन है यहाँ पर एक्स पर्सन है और वाई को कोई चीजें भेज रहा है, तो एक्स और वाई आपस में जान पाएंगे, यहाँ पर ये हम नहीं जान पाएंगे। पर लेकिन अगर कल को इनके द्वारा कुछ गलत हरकतें कर दी गई, इसकी वजह से सोसाइटी में दंगे हो गए, तो वो तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। तो उसके चलते यहाँ पर इसको जो भी इंक्रिप्शन है वो यहाँ पर आप लोगों को हटाना पड़ेगा।
तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इससे प्राइवेसी का हनन होगा, ठीक है, इससे जो प्राइवेसी का हनन होगा तो वो बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसको लेकर कैसे चलोगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेस करना ऐसे इंसान को जिसके द्वारा कोई ऐसी हरकतें की गई है, हार्मफुल कंटेंट कोई शेयर किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा यहाँ पर अगर बात की जाए तो लास्ट रिजोर्ट की तरीके से उसको देखा जाता है, जब कोई और सॉल्यूशन नहीं है तो कम से कम अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो इसी के चलते ताकि कोई क्राइम प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है उस इंसान को या फिर पनिश करना है, तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को यहाँ पर उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए, उस इंसान को जिसने हरकतें की है सजा तो कम से कम उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें केस पुत्तास्वामी केस है हमारी कंट्री में, उसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी प्राइवेसी उसका फंडामेंटल राइट है, वो सही बात है, पर लेकिन उसको आप लोग रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं अगर जरूरत है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए अगर प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसी को चलते यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करता है, एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, पर लेकिन फ्रीडम इतनी भी नहीं है कि आप लोग दूसरे की फ्रीडम छीन ले, किसी को भी गाली दिए जा रहे हैं। पार्ट 3 में केस पुत्तास्वामी केस जजमेंट के बारे में बात करते हैं 2017 का, तो पार्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। पर प्राइवेसी भी आप लोगों को इस तरीके से लेके चलनी है, पता नहीं प्राइवेट में आप लोग बम बना रहे हैं, यहाँ पर पूरी देश को उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो वाली प्राइवेसी थोड़ी ना नहीं है बोले कि हम तो प्राइवेट में थे बम बना रहे थे, आप लोग हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, नहीं वो चीजें नहीं चलेगी। तो कहीं लिमिटेड कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो राइटर यहाँ पर ये बोले कि गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी रूल और रेगुलेशन थे, सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 17 सेक्शन 7 रूल 17 और 13 2009 जो सर्विलेंस रूल है उनके बेस पर यहाँ पर ये काम कर ही रहे थे। अब एक और इतना टाइट ऑल्टरनेटिव एक टूल इनके पास में हो गया जिसमें सबको टैकल करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में तो देखिए ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसको कभी भी मिसयूज कर सकती है अपने फायदे के लिए। तो एक तो इंडिपेंडेंट कोई जुडिशियल एक बॉडी होनी चाहिए जो कि इनको देखे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा ना हो कि पता चले सबको यहाँ पर ट्रेस कर रही है। कोई विसल ब्लोअर है अगर इनकी भी बात बता रहा है, कोई जर्नलिस्ट है पता चला उसको भी कंट्रोल किए बैठे हैं, तो वो वाली चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यानी कि जिसके लिए भी आप लोग ये रूल और रेगुलेशन ला रहे हैं उसको भी कम से कम थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो उसको मिसयूज न कर ले। तो व्हाट्सएप जो है वो बोलता है कि ये फंडामेंटली अंडरमाइन करेगा प्राइवेसी, जो कि सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको रिविजिट करने की जरूरत है यहाँ पर, कि जो भी चीजें यहाँ पर IT रूल से रिलेटेड ये सारी चीजें और ग्लोबल प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला नहीं रही है। रीजन क्या है? क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ खुद गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि गवर्नमेंट भी इन चीजों को लिमिटेड यूज कर सकती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करेगी। तो इसलिए वो चीजें देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि कल को अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की, क्या पता वो उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है किसी वेबसाइट से उसने यहाँ पर उठा ली, ट्विटर से उठा ली, इंस्टाग्राम से उठा ली, टेलीग्राम से उठा ली, तब जाकर व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहां से ओरिजिनेट हुई, कहां से जाकर आप लोग उसको ढूंढोगे, कहां से शेयर होती है, कहां घूम रही है। तो ये चीजें भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो कई सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ये चीजों को इसी तरीके से आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, कोर्ट ने भी बोल दिया है कि इनको फॉलो करना पड़ेगा, तो बाकी देखते हैं जो भी कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात की जा रही है, अभी 3 कंट्री का उदाहरण लेकर बताया जा रहा है। हालांकि पहले भी ऐसे उदाहरण लेकर बताए गए हैं, इंडिया, ब्राजील और बेसिकली यूएसए के अंदर दुनिया भर का पैसा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर तरीके की सुविधा है, फिर भी यूएसए के अंदर नंबर ऑफ केसेज जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ब्राजील अलग तरीके की कंट्री है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से, जनता के पॉइंट ऑफ से इंडिया अलग तरीके की कंट्री है। तो मोटे मोटे तौर पर यह बोला गया, ये जो पेंडेमिक आप लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम निकल कर आई वो है यहाँ पर आज की डेट में मिसमैनेजमेंट। आप लोगों के पास में रिसोर्सेज तो है, आप लोगों के पास में पैसा तो है, आप लोगों के पास में टाइम तो है, पर लेकिन आप लोगों ने चीजों को ढंग से मैनेज नहीं किया। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना था चीजों का वो आप लोग नहीं कर पाए, वैक्सीन लोगों को किस तरीके से प्रायोरिटी देनी थी वो नहीं दे पाए, फाइनेंस ढंग से नहीं देखने को मिला, ह्यूमन रिसोर्स का ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाए। तो कई सारी ऐसी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम निकल के आए कि ये महामारी जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सर पर नाचती हुई आज के डेट में नजर आ रही है। अभी आज की डेट में भी अगर बात करें तो वैक्सीन एक अकेला ऐसा वेपन है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, और आज की डेट में अगर ढंग से आप लोग दवाइयां प्रोवाइड कराए लोगों को तो इसको कंट्रोल की जा सकती है, वरना कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो आप लोग आज के डेट में सोचे इसका ढंग से निकाला जाए। तो यानी कि जरूरी है आप लोगों को एक पैटर्न फॉलो करके चलना पड़ेगा, वरना इस तरीके से आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर बातों को समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आप लोगों को सॉल्यूशन तो मिलेगा, पर लेकिन सॉल्यूशन आप लोग यहां पर दवाई ढंग से प्रोवाइड कराना, और दवाई में ही आप लोग ढंग से सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, दवाई भी आप लोग किसी को किस तरीके से दवाई दे रहे हैं और किसी को किस तरीके से दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो ये भी चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है। तो ये कई सारी बातें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं कि क्या कंट्रोल करके किस तरीके से चला जाए, तो दवाइयां प्रोवाइड कराइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में किस तरीके की कंडीशन रहने वाली है इकोनॉमी की, उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। तो एक तरीके का असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। तो बाकी पीडीएफ आप लोगों को कहां से डाउनलोड करनी है, वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना जाकर, यहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से। और मई महीने की जो करंट अफेयर है वो भी आप लोगों को आज देखने को मिल जाएगी शाम को। टाइम क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोग बताइए, 2 बजे चाहिए, 3 बजे चाहिए, 4 बजे या फिर 5 बजे? क्योंकि कई सारे बच्चों ने बोला था लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को वो करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर महीना पूरा हो जाने दीजिए। मैंने उसको थोड़ा सा पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, एक दिन, 1 या 2 दिन। तो मैंने सोचा कि अब की बार मंथ कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में प्रोवाइड करा देते हैं, या फिर आज चाहिए आप लोगों को या फिर संडे में चाहिए, तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा, जो भी आप लोग के माइंड में हो, क्योंकि कल ही ये कंप्लीट मंथ हुआ है। ठीक है, तो बता दीजिएगा आप लोगों को, टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, और बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, तो रेट जरूर दीजिएगा, फीडबैक कैसा रहा लेक्चर आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।